इस बार चित्रकूट जेल में दोहराया गया बागपत कांड, यानी कि 3 दुर्दांत अपराधी जेल के भीतर गैंगवार में मारे गए। हम आपको बताएंगे बड़े नाम और दिखाएंगे वीडियो। साथ साथ मुख्यमंत्री का वो आदेश जिसमें अब यह कह दिया गया है कि लोग अपने शवों की का जल प्रवाह न करें। नदियों में अब पेट्रोलिंग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरें अब विस्तार से। क्या कांटे को कांटा ही निकालता है? हमने ये कहावत सुनी है, लेकिन जिस तरीके का चित्रकूट जेल कांड हुआ है वो अपने आप में नायाब है। 3 दुर्दांत अपराधी मुनीम काला, मेराज और साथ साथ अंशुल दीक्षित आज गैंगवार में चित्रकूट जेल के भीतर मारे गए। हम आपको कई वीडियोस दिखाएंगे जिसमें कौन है ये अपराधी, जेल के भीतर इनका चरित्र कैसा रहा, पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तब इनका रुख कैसा था, तब किस तरीके से इनका बर्ताव था। ये सब वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि आज जेल के बाहर किस तरीके से एम्बुलेंस और पुलिस वाले खड़े थे और अंदर गोलियां चल रही थीं। लेकिन जान लीजिए, बागपत कांड जिसमें मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, उसके बाद चित्रकूट कांड बेहद ही बड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी। 6 घंटे के अंदर उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है कि आखिर चित्रकूट के इस जेल कांड में क्या हुआ है और कैसे हुआ है, क्योंकि मुकीम काला और साथ साथ अंशुल दीक्षित, इन दोनों का मारा जाना अपने आप में कई कहानी कहता है। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार वो वीडियो दिखाते हैं। ये घटना आज सुबह की है, जब अंशुल दीक्षित, जो कि चित्रकूट के सबसे सुरक्षित जेल में बंद था, वो आज सुबह जेल के भीतर बने पीसीओ में फोन करने के बहाने से जाता है और रास्ते में एक बैरक में उसे मेराज दिखाई देता है। वहां पर वो अपने पिस्टल से उस मेराज को भून डालता है और उसके बाद ये चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है कि वो मुख्तार अंसारी के किसी भी गुर्गे को नहीं छोड़ेगा। और जब आगे महिला और बच्चा सेल की तरफ वो बढ़ता है, वहां पर उसे मुकीम काला दिखता है और फिर उसे भी भून देता है। उसके बाद पीसीओ के बहाने से जो निकला था वापस अपने सेल में लौटता है और वहां वो 5 कैदियों को बंधक बनाता है। उसके बाद पुलिस आती है, मुठभेड़ होता है और फिर अंशुल दीक्षित मारा जाता है। ये वो कहानी है जो सामने आई है चित्रकूट जेल से कि आखिर कैसे 3 दुर्दांत अपराधी आपस में ही गैंगवॉर के शिकार हो गए। लेकिन पिस्टल कैसे आई, 9mm की गोलियां कहां से आई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। आखिर एक बार पहले भी मुन्ना बजरंगी के साथ ऐसा हो चुका है। मुन्ना बजरंगी को जेल के भीतर ही गोलियों से भून दिया गया था और अब मुकीम काला और मेराज की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस ने अंशुल दीक्षित को भी मार डाला। अब आप इन वीडियोस को देखिए। सबसे पहले ये वीडियो चित्रकूट जेल के बाहर का है, जहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, पुलिस वाले छिपे हैं, पोजीशन में हैं। एक पुलिस वाला भागता दिखाई देता है और अंदर से गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। देखिए ये वीडियो। वीडियो बनाओ जाओ। इस घटना से एक बात साफ हो गई कि जेल के भीतर भी अब अपराधी सुरक्षित नहीं है और जेल के भीतर अगर इस तरीके से कांड हो रहे हैं तो सबके मन में खौफ बैठना लाजमी है और अब ये खौफ बैठ भी चुका है। आपको बस यूं ही रेफरेंस के लिए बता देते हैं कि चित्रकूट से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बांदा है, जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है और इसमें मेराज मुख्तार अंसारी का करीबी सहयोगी भी माना जाता रहा है। एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में
मुन्ना बजरंगी और वाराणसी का मेराज दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बांदा और चित्रकूट का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब आप ये एक वीडियो देखिए, ये 2 से 2.5 साल पुराना वीडियो है और ये सुल्तानपुर जेल का वीडियो है। और इस जेल के वीडियो में किस तरीके से अंशुल दीक्षित अपने साथियों के साथ जेल के भीतर अय्याशी कर रहा है, किस तरीके से उसके सामने पिस्टल रखा है, गोलियां रखी हैं और वो जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर तक को पैसे पहुंचाने की बात कर रहा है। कई सवाल ये वीडियो भी खड़े करता है कि आखिर सुल्तानपुर जेल में जब इस दुर्दांत अपराधी के पास पिस्टल था, गोलियां थीं और जब उसे अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया तो क्या ये पिस्टल के साथ आता जाता रहा? इस वीडियो की वजह से उसे यहां से हटा तो दिया गया, लेकिन इस गोलीकांड में पिस्टल और 9mm की गोलियां सबसे अहम रही। आखिर चित्रकूट में ये गोलियां पहुंची कैसे? लेकिन उसने जिसे मारा, मुकीम काला, इसका भी इतिहास समझ लीजिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद ही दुर्दांत अपराधी रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में इसने कई मर्डर को अंजाम दिए हैं। बेहद ही खौफनाक अपराधी ये रहा है। पुलिस वालों की कस्टडी में भी पुलिस वालों को गालियां बकना, पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसे वीडियो सामने आते रहे। शामली, कैराना ऐसे इलाकों में एक समुदाय विशेष के पलायन के पीछे भी इस दुर्दांत अपराधी का बड़ा हाथ माना जाता है। इसने पश्चिमी यूपी के एक शहर में तो 2 भाइयों की सरेआम हत्या की थी और उसके बाद पलायन बढ़ गया था। यह सच है कि ये तीनों जो मारे गए गैंगवार के आपस में शिकार हुए या फिर कहानी कुछ और थी, ये तो बाद में पता चलेगी। लेकिन ये तीनों ही तीनों दुर्दांत थे, समाज को इनसे सीधा खतरा था, लेकिन जेल के भीतर ये मारे गए। बड़ा सवाल उठता है कि जेल में पिस्टल पहुंचा कैसे? एक ने 2 लोगों को मारा कैसे, जबकि हाई सिक्योरिटी जेल होते हैं? ये तमाम कहानियां छन कर जरूर बाहर आएंगी, लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट में क्या आता है इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। एक सुदूर पश्चिम में और एक सुदूर बुंदेलखंड में 2 जेल कांड ऐसे हो चुके हैं जिसमें बड़े दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं को ठिकाना लगाया जा चुका है और यह सब कुछ कांटे से कांटा निकालने जैसा ही ऑपरेशन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थीं जो सभी को विचलित कर रही थी और वो तस्वीरें गंगा में, यमुना में, अलग अलग जिलों में, नदियों में बहते वो शव हैं जो कहीं एक जगह आकर रुक रहे हैं और उसके बाद उन्हें जानवर और कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। दरअसल मौतों का जब आंकड़ा बढ़ा है इस कोरोना काल में, तो लोगों ने अपनों के शवों को जल प्रवाह करना शुरू कर दिया है। गाजीपुर से लेकर बक्सर तक तो दोनों किनारों पर लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, एक तरफ नदियों में शव बह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्नाव, कानपुर, कन्नौज में नदियों के किनारे बालू और रेत के नीचे लोग कब्रिस्तान बना रहे हैं, जहां दाह संस्कार की बजाय लोग अपनों को दफना रहे हैं। और इसके भी कई हृदय विदारक तस्वीरें सामने आईं जब रेत हट गई और लाशें बाहर आ गई। इन सबों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश किया कि अब लोगों को किसी भी तरीके से नदियों में शवों को जल प्रवाह करने से रोका जाए। उन्होंने साफ तौर पर गृह विभाग को आदेश दिए कि अब एसडीआरएफ और पीएसी की जल बटालियन नदियों की निगरानी करेगी और प्रधान और गांव के विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी अब इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गांव के भीतर ही लोग दाह संस्कार करें और साथ साथ अपने अपने धार्मिक रीति से दाह संस्कार करें। साथ साथ उन शवों को जो नदियों में मिल रहे हैं या फिर वो शव जो नदियों के किनारे दफना दिए गए हैं, उन सबों का धार्मिक तरीके से दाह संस्कार किया जाए। सरकार ने यह आदेश निकाल दिया है।
लेकिन कोरोना के इस काल में जितनी मौतें हुई हैं, उन मौतों के बाद अब देखना यह है कि क्या सचमुच सरकार ये काम कर पाती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त नदियों के किनारे बसे लोगों में एक खौफ भर चुका है। मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, तो अब इस तरीके के दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। आखिरी तौर पर हम आपको वो दृश्य दिखा दें, किस तरीके से कन्नौज में लोग पीपीई किट पहनकर अपने लोगों को दाह संस्कार के बजाय नदी किनारे दफना रहे हैं। ये तस्वीरें भी विचलित करेंगी, लेकिन अब सरकार ने जो आदेश निकाला है वो देखना होगा कि क्या वो सचमुच इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का सरकारी आंकड़ा कम होता जा रहा है और आज एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा अपने निम्नतम स्तर पर दिखाई दिया। आज कुल मामले 15,747 सामने आए, लेकिन मौतों का आंकड़ा आज भी बढ़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में चूंकि मामले कम हुए हैं, ऐसे में ये थोड़ी राहत की बात है। लखनऊ आज फिर थोड़ा बढ़ा, जो 800 से थोड़ा ज्यादा था वो आज 900 तक पहुंच गया। कानपुर 344, वाराणसी 587, प्रयागराज 269, मेरठ 1464। यानी कि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर एक शहर जो सबसे ज्यादा संक्रमित है और जहां सबसे ज्यादा मरीज निकल रहे हैं वो मेरठ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी संक्रमण तेज है और संक्रमण की सबसे ज्यादा रफ्तार इस वक्त गांवों में दिखाई दे रही है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।